हेलो folks, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम इस टॉपिक में आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। बहुत से असेसीज को पता ही नहीं होगा या अनअवेयर होंगे व्हाट इज HUF। तो पहले हम एक छोटा सा मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे फॉर्म किया जा सकता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं और इसका टैक्सेबिलिटी पे क्या इफेक्ट रहता है और हम इसके लिए कैसे टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HUF होता क्या है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, बट एक सेपरेट पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी इज सेपरेट फॉर द असेसमेंट पर्पसेस। अगर हम हिंदू लॉ के हिसाब से चलते हैं, HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर। तो इसका मतलब है कि HUF कब फॉर्म होती है, जब किसी एक एंसेस्टर, सपोज करते हैं कोई ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के आगे 2 चिल्ड्रन है, उन 2 चिल्ड्रन के आगे वाइफ, उनके किड्स और फिर उन बच्चों के आगे वाइफ। तो इस तरह से जो भी चार्ट बनेगा दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें सब इकट्ठे ही हैं। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें लीनियरली डिसेंडेंट एक ट्री की फॉर्म में जो भी हमारी एक फैमिली जिन मेंबर्स से कंसिस्ट होकर बनती है दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पर्टिकुलरली ये हिंदूज के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, अदरवाइज ये सिख्स एंड जैन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इवन दो सिख्स एंड जैन्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर हिंदू लॉ। तो HUF इज एप्लीकेबल फॉर हिंदूज, सिख्स एंड जैन्स एज वेल। अभी ये छोटा सा मीनिंग था कि HUF होता क्या है। अब बात आती है HUF में कौन कौन कंसिस्ट करता है। HUF में एक कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता। कौन होता है? कर्ता होता है जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। सबसे पहले तो मेल मेंबर ही होते थे, अभी कुछ समय पहले ही अमेंडमेंट आई है जिसमें फीमेल मेंबर्स को भी कर्ता बनाया जा सकता है, जो कि एल्डेस्ट होंगे। जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का दैट विल बी कर्ता। और को पार्टनर्स कौन होंगे? को पार्टनर्स होंगे जो भी उस फैमिली में बर्थ लेंगे, दोज विल बी ट्रीटेड एज को पार्टनर्स। अब बात आती है मेंबर्स कौन होंगे। मेंबर्स जो भी उस फैमिली में कंसिस्ट करेंगे वो मेंबर्स होंगे, जो भी उन फैमिली के पार्ट होंगे, चाहे वो बर्थ लेके आए हैं चाहे वो मैरिड होके आए हैं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कर्ता कौन होगा, को पार्टनर्स कौन होंगे और मेंबर्स कौन होंगे। मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज ग्रैंडफादर जिनकी वाइफ है मिसिस ए और उनके आगे 2 चिल्ड्रन हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, और आगे वाइफ है मिसिस बी एंड मिसिस सी। तो इस केस में जो कर्ता होंगे वो होंगे मिस्टर ए और जो को पार्टनर्स होंगे वो होंगे मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, और जो मेंबर्स होंगे वो मिसिस ए, मिसिस बी एंड मिसिस सी। क्योंकि जो कर्ता होगा वो एल्डेस्ट मेंबर हो गया और को पार्टनर्स होंगे जिन्होंने उस फैमिली में बर्थ लिया है, और मेंबर्स वो सब होंगे जो कि उस फैमिली का पार्ट होंगे। एक को पार्टनर एक मेंबर भी हो सकता है, मगर एक मेंबर को पार्टनर नहीं हो सकता है। ये था छोटा सा ओवरव्यू अबाउट एक HUF एंड इट्स मेंबर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक HUF की लीगल एग्जिस्टेंस कैसे होगी। उसके लिए लीगल एग्जिस्टेंस के लिए हम HUF डीड भी बना सकते हैं और एक एफिडेविट भी बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा अगर हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक HUF की इनकम कौन कौन से हेड्स में आ सकती है। एक HUF की इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, कैपिटल गेन्स इनकम भी हो सकती है और अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। क्योंकि एक HUF में जो भी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चली आ रही होगी वो एक HUF का पार्ट हो सकती है। तो उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है, लाइक इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी हमारी HUF की इनकम मानी जाएगी। और जो प्रोविजंस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो एक HUF पर भी एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो हमारी रेंटल इनकम है और चाहे वो रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक HUF कोई भी बिजनेस रन कर सकता है, और जो बिजनेस में हम जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंडिचर का क्लेम करते हैं, और जो भी प्रोविजंस एक बिजनेस एंड प्रोफेशन पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है, TDS से रिलेटेड है या फिर प्रिजम्प्टिंग इनकम से रिलेटेड है, वो सभी प्रोविजंस जैसे कि एक इंडिविजुअल के बिजनेस इनकम पर रिलेटेड होते हैं वैसे ही HUF पर भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट इनकम आता है कैपिटल गेन।
जैसे कि हमने बताया अभी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक एचयूएफ की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जो उसकी कैपिटल भी हो सकती है। ऐसे ही जो एचयूएफ का करता है, मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी एक एचयूएफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब वो प्रॉपर्टी एचयूएफ में इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और इसी तरह से एचयूएफ एक प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। जो भी कैपिटल गेन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो भी टैक्सेबिलिटी एज पर कैपिटल गेन लेवे होती है वैसे ही लेवे होगा। सेक्शन 54 टू 54F का बेनिफिट भी एचयूएफ को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक एचयूएफ अगर कोई अपनी एफडी कराता है तो जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज शो होगी और टीडीएस भी डिडक्ट होगा। जैसे एक इंडिविजुअल अपनी इनकम दिखाता है फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम और जैसे टीडीएस का क्लेम लेता है, टीडीएस का क्रेडिट लेता है, वैसे ही एक एचयूएफ भी अपनी इंटरेस्ट इनकम शो कर सकती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फाइनली टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने पर टीडीएस का क्रेडिट भी क्लेम कर सकती है। और अब बात आती है कि टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की है। तो अभी हमने बात की कि कौन से हेड में इनकम शो होगी। अदर देन सैलरी, जो भी हमारे 4 हेड्स है, किसी भी हेड में एचयूएफ की इनकम आ सकती है। और टैक्सेबिलिटी की बात आती है तो जैसे इंडिविजुअल्स को टैक्स स्लैब में टैक्स एप्लीकेबल होता है वैसे ही एचयूएफ के लिए भी वही स्लैब्स एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम है चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम है। जो भी हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है और उसके बाद जो भी स्लैब रेट है उसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही एचयूएफ पर भी टैक्स एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, एक इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 87A की रिबेट ऑन इनकम टैक्स इज अवेलेबल, हाउएवर ऑन एचयूएफ नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज एप्लीकेबल। इसका मतलब जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर सीधा ही हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, ना कि हमें कोई रिबेट मिलती है। कोई भी रिबेट अवेलेबल नहीं है। और एक पॉइंट और है, जैसे कि एक इंडिविजुअल को डिडक्शंस मिलती हैं अंडर चैप्टर 6 से 80C टू 80U, वैसे ही एक एचयूएफ को भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं अंडर चैप्टर 6 से। तो मतलब कुल मिला के बात ये बनती है 4 हेड्स की ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो भी डिडक्शंस के बाद इनकम आएगी दैट विल बी टोटल इनकम लायबल टू टैक्स एट द नॉर्मल स्लैब रेट्स एज आर एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल असेसीज। इस तरह से हम अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं कि कोई असेसी है, कोई करता है या को पार्टनर है जिसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम हो रही है तो वो एक एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। एचयूएफ क्रिएट करके अपनी रेंटल इनकम एचयूएफ में शो कर सकते हैं, जिससे हमारे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमारी टैक्सेबिलिटी भी कम होगी। क्योंकि इन केस असेसी अगर इंडिविजुअल असेसी अगर 30% की टैक्स ब्रैकेट में आ रहा होगा, अगर वही रेंटल इनकम एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी जाती है तो वो टैक्सेबिलिटी 30% पर कैलकुलेट नहीं होगी, मिनिमम स्लैब रेट से स्टार्ट होगी। ये एक एग्जांपल था कि हम कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी हेड में अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप आपको जो ये छोटा सा ओवरव्यू दिया गया था एचयूएफ से रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। इन केस आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।